हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। राजा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा आप सभी लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और टॉपिक का नाम है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारे इस चैप्टर का जो चौथा दिन है, सोल्यूशन चैप्टर जो चल रहा है उसका हमारा चौथा दिन है। क्लास 12th और नीट के बेसिस को हम ध्यान में रखते हुए चीजों को पढ़ रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, साथ साथ में जैसा कि हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये आपको देखना भी है, इस चीज को आपको समझना भी है। और जो इस टॉपिक के बेसिस पर जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम साथ साथ में आज के डेट में, मतलब कि जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक तो देख ही लिया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा है और चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो समझो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक और नाम से जानते हैं हम, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं इनको? हम कलेक्टिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। हिंदी में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म भी इनको बोलते हैं। तो कोलिगेटिव का मतलब क्या होता है? कोलिगेटिव का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। कैसे करती हैं? अब कुछ हम हाईलाइटेड पार्ट को यहाँ पे समझ रहे हैं और उसके बाद हम आपको चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखो देखो, पहले हम लोग एक चीज ये पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वोलाटाइल सॉल्वेंट है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास कोई वाष्पशील विलयन है, यानी कि कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट है, अगर उसमें हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला दिया, यानी कि कोई अवाष्पशील पदार्थ अगर हमने मिला दिया, तो जो उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब है वो वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे हमारे पास नमक, सॉरी, पानी है यानी वाटर है। वाटर में अगर हमने नमक मिला दिया या उसमें हमने शुगर मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, तो जो वेपर प्रेशर पहले था उससे कम हो जाएगा वेपर प्रेशर सॉल्ट मिलाने के बाद। तो वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होता है वो हमेशा कम होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, जो हमारा वेपर प्रेशर कम हुआ है, ठीक है ना, जो हमारा वेपर प्रेशर कम हुआ है, सोल्यूशन की जो ये प्रॉपर्टी है, इसको बेस पे हमारे पास चार और प्रॉपर्टीज जो नई क्रिएट होती हैं उन्हीं को हम नाम देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, जो देखो हमारा वेपर प्रेशर यहाँ पे कम हो गया ना, वेपर प्रेशर कम हुआ ना, इसके बेसिस पर हमारे पास चार नई प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, इन्हीं को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी हमारी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी हमारी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। चार प्रॉपर्टी है, इनको देखो यहाँ पे एक साथ लिख के बता रहे हैं। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको बोलते हैं RLVP। ठीक है, दूसरी हमारी बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP बोलते हैं। तीसरी हमारी बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP बोलते हैं। और चौथी हमारी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी टोटल हो गई? हमारे पास चार प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होती हैं? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसी सभी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उन्हीं को बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हीं को अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं, यानी कि जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं, पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करती हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है पार्टिकल। पार्टिकल में कौन होगा? तो पार्टिकल में हमारे या तो आयंस होंगे, पार्टिकल में या तो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, या तो हमारे पास जो है, या तो हमारे पास क्या होंगे? मोल्स होंगे। कौन होंगे? मोल्स होंगे। यानी कि हमारे पास पार्टिकल्स में कौन होंगे? आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और कौन होंगे? हमारे पास मोल्स हो जाएंगे। ये हमारे पार्टिकल्स के अंदर काउंट होते हैं। तो किसी भी सोल्यूशन में जितने पार्टिकल अवेलेबल हैं, पार्टिकल की संख्या पर जो प्रॉपर्टी निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इनकी संख्या टोटल कितनी है? फोर से ज्यादा कोई नहीं है। अब इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा आता है कि बताइए इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन आते हैं तो बोला गया
है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक वर्ड यहाँ पे बोला गया नॉट, नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो पहला देखो बोला गया ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपने पढ़ा है ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा हमारा है कि देखो दूसरा हमारा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ईबीपी आपने पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन, आपने देखो क्या यहाँ पर कहीं पर सरफेस टेंशन की बात हो रही नहीं हो रही, इसका मतलब सरफेस टेंशन हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी देखो डीएफपी भी आपकी जो प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये ध्यान से समझना है। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी, टोटल 4 प्रॉपर्टी है। अब हम इन चारों प्रॉपर्टी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनमें से चारों में से 2 प्रॉपर्टी आज डिस्कस करेंगे, बाकी की 2 प्रॉपर्टी हम कल डिस्कस करेंगे, और आज जो हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। नीट लेवल पे जो एग्जाम्स आए वो भी करेंगे, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के साथ में वो भी सारे करेंगे, तो कम से कम 4 से 5 6 न्यूमेरिकल हो जाएंगे और 2 प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो समझो, पहली प्रॉपर्टी हमारी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं, ये बात इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने आप ये समझो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। अभी हमने बताया है, ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन जो सोल्यूशन होगा, जो इम्प्योर होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ये बात अभी हमने डिस्कस किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्योर होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो इम्प्योर होता है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर में जो डिफरेंस आता है वो पी नॉट माइनस पी एस के फॉर्म में आता है। एक बात आपको और समझ लीजिएगा, यहाँ पर अगर कहीं पर ये नॉट यानी कि ऊपर 0 लगा है, इसका मतलब वहां पर हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात समझो, अगर यहाँ पर इस चैप्टर में अगर देखो आपको पता है कि कोई भी सोल्यूशन हमारा 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट को एनसीईआरटी हमेशा कंपोनेंट 1 मान के चलती है और सोल्यूट को एनसीईआरटी हमेशा कंपोनेंट 2 मान के चल रही है। तो जहां पर 1 वर्ड आ रहा है, 1 जैसे P1 बोला गया, X1 बोला गया, W1 बोला गया, कुछ भी आ रहा है, तो जैसे मान लें P1 बोल रहे हैं या आपसे बोले W1 बोल रहे हैं या आपसे बोले X1 बोल रहे हैं, N1 बोल रहे हैं, तो इसका या फिर आपसे बोले M1 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी के सभी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मतलब हो गया सॉल्वेंट का प्रेशर, सॉल्वेंट का एटॉमिक मास, सॉल्वेंट का जो है आपका मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट के मोल्स हैं, सॉल्वेंट का मोलर मास है, तो ये सभी आपके जो यहाँ पे दिए हैं ये सॉल्वेंट के दिए हैं। और अगर सेम टाइम पर अगर हम आपसे बोल दें P2 बोल दें या आपसे बोल दें W2 बोल दें या आपसे बोल दें X2 बोल दें या N2 बोल दें या M2 बोल दें, तो इसका मतलब क्या हो गया, P2 का मतलब होता है सोल्यूट का प्रेशर, W2 का मतलब होता है सोल्यूट का मास, X2 का मतलब होता है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, N2 का मतलब होता है सोल्यूट के मोल्स और M2 का मतलब होता है सोल्यूट का मोलर मास। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर 1 लगा होगा वहां पर सॉल्वेंट, जहां 2 लगा होगा वहां पर सोल्यूट होगा। यह बात आपको ध्यान से समझना है। और अगर P के साथ S लगा, इसका मतलब सोल्यूशन की बात करें, विलेन के जो है प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सोल्यूशन का क्या होता है, कम होता है। तो वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है डेल्टा पी बराबर पी नॉट 1 माइनस पी एस हो जाता है। ये फॉर्मेट निकल के आ जाता है। समझ में आ रही बात है। और दूसरी बात, एक बात और समझो कि जो हमारा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे डेरिवेशन जो ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला और कभी आता भी नहीं है। ठीक है ना, तो इससे सीधे सीधे हमारा न्यूमेरिकल आता है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी आप लोग सेल्फ से भी पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आना है नहीं, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, अभी आपने पढ़ा है कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो पी नॉट माइनस पी एस होता है। अगर रिलेटिव बताना है तो फिर उसको पी नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है
वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा, वो किसके बराबर होगा, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, यानी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो फॉर्मूला देखो हमने यहाँ पे लिखा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2, यानी कि जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही डेफिनेशन है। ये क्या होता है, डेफिनेशन होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। कहने का मतलब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों को ध्यान से समझिएगा। हिंदी में एक बार फिर बोलते हैं, देखो ये हमारा है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2 होता है। ये बात आपको समझनी है, बस यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से समझना है। तो देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हमारे क्या होता है, इसको थोड़ा सा अगर हम करेक्ट करें, ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या होता है, हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। यही हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है, और ये बराबर होता है किसके, x2 यानी कि विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि x2 बराबर क्या होता है, यानी कि मोल प्रभाज बराबर क्या होता है। अगर कंपोनेंट 2 का बनाना है तो n2 अपॉन n1 प्लस n2 होता है। तो इसका मतलब इस x2 की जगह पर आप यहाँ पे रख सकते हैं n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो हमारा फॉर्मूला आ गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया ना। और अगर हम ये कह दें कि अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन अगर हमारा डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम होंगे, सॉल्वेंट के मोल बहुत ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि N2 का मतलब सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट से बहुत ज्यादा है, सॉरी सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट से बहुत कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल जो सोल्यूशन है उसके मोल सॉल्वेंट के मोल के बराबर है, मतलब सॉल्यूट जो होता है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, वो मान लेते हैं कि ये हमारा सॉल्यूट है ही नहीं, ऐसा नेग्लिजिबल कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि n1 प्लस n2 को हम n1 कर सकते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन फॉर्मूला भी आपके लिए निकल के आ गए, जो कि आपको समझना है, तीनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक बात समझो जरा, देखो यहाँ पर एन एन लिखा है, एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है। एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स। और आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन में होता है मोलर मास। एन का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मतलब अगर N2 की बात करें तो ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 हो जाएगा, और अगर N1 की बात करें तो W1 अपॉन N1 हो जाएगा, ये बात होगी। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यू रखें तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर बस इतना है समझना है, ठीक है। तो देखो बोला गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, यानी कि यही डेफिनेशन है, और यही डेफिनेशन आपको लिखने को आती है। ये जो भी ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है, तो ये सारी की सारी चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ये जो है, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से समझना है, इसी को आपको पढ़ना है। समझ में आ रही बात ना। आप देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में एक बार जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। जरा ध्यान से देखो, बोला गया है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इतना। देखो प्योर वर्ड आ गया प्योर। प्योर का मतलब ये हो गया कि ये हमारा पी नॉट दिया है, क्या दिया है, पी नॉट दिया है, पी नॉट दिया है, प्योर बेंजीन है। द नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेटेज इतना, और ये ऐड किया गया है, इसका मतलब ये W2 है, ये क्या है आपका W2 है, क्योंकि ये सॉल्यूट है। एडेड टू इतने ग्राम बेंजीन, इसका मतलब बेंजीन में ऐड किया गया, जो बेंजीन आपका सॉल्वेंट हो गया। और इसका मोलर मास दिया है, इसका मतलब ये M1 हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट का मोलर मास हो गया। और वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इतना दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका PS दिया है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दिया है ना, तो इसका मतलब ये PS है। और आपको बताना है मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, इसका मतलब आपको M2 की वैल्यू बतानी है।
तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला आपने यही तो पढ़ा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, क्या पढ़ा है आपने, आपने पढ़ा है कि W2 अपॉन में M2 इंटू में क्या, W1 इंटू में इधर M1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। और इसका मतलब ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर हमने रखी हैं, यानी कि जो वैल्यूज आपने ये देखी, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं, इन सभी वैल्यूज को उठा करके आप फॉर्मूले में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आएगा आपका 170 ग्राम पर मोल। डायरेक्ट आंसर आना है, कोई नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन आपको करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें तो एक ही क्वेश्चन दिया है, अब देख लेते हैं कि नीट में इसके बेसिस पर कौन सा क्वेश्चन आया, उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे हम, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो दिया है ये वाला, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 8 ग्राम ऑफ नॉन वोल इलेक्ट्रोलाइट, इसको थोड़ा सा देखो जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो 8 ग्राम है, इसका मतलब ये आपको W2 दिया है, ये डिसॉल्व किया गया है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व इन 114 ग्राम, 114 ग्राम में डिसॉल्व किया गया, इसका मतलब ये आपका W1 दिया है। एन ऑक्टेन में डिसॉल्व किया गया, तो रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, यानी कि 80% तक वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया है। तो 80% तक वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया है, इसका मतलब मान लेते हैं कि जो पहले हमारा वेपर प्रेशर रहा होगा, पहले हमारा वेपर प्रेशर प्योर में रहा होगा वो 100 रहा होगा, कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। और जब 80% रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिड्यूस होने के बाद जो पीएच बचेगा वो जो है कितना बचेगा, 80 रिड्यूस हो गया। तो सोल्यूशन मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 80% हो गया, तो 80 रिड्यूस हो गया। समझ में आ रही बात ना, यानी कि सोल्यूशन का जो प्रेशर आ गया वो 80 आ गया। ठीक है, बोला कहना है प्रेशर टू 80%, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, यानी 80% तक हो गया है। 80% तक हो गया मतलब 80 पहुंच गया है, तो पीएस हमारा 80 हो गया। ठीक है, अब एक चीज दी गई है, देखो W2 आपको दिया है कितना, 8 ग्राम, W1 आपको दिया है 114 ग्राम दिया है यहाँ पर। और उसके बाद देखो बोला गया गिवन द मोलर मास ऑफ द एन एक्टोन इक्वल टू इतना, यानी कि जो है आपका कितना दिया है, M1 दिया है 114 ग्राम पर मोल दिया है, और आपको यहाँ पर M2 की वैल्यू बतानी है। बोला गया फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब 2 होता है, तो M2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, W2 अपॉन M2 इंटू में क्या होता है, इधर होता है W1 इंटू में इधर होता है M1 होता है। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, सीधा सीधा वैल्यू देखो। पी नॉट कितना है, पी नॉट हमारा है 100, तो यहाँ पर 100 माइनस पी एस हमारा कितना है 80, तो माइनस 80 अपॉन में पी नॉट हमारा फिर 100 इक्वल टू W2 हमारा कितना है 8, M1 हमारा कितना है 114 अपॉन में W2 हमारे M2 हमारे कितना है, इसको फाइंड करना है। W1 हमारे पास कितना है 114, तो वैल्यू तो सॉल्व ही तो करनी है ना, तो 114 से 114 कैंसिल, तो ये हो गया 20 से डिवाइड करेंगे 5, तो M2 हमारा कितना आ गया, M2 हमारा आ गया 40, कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल, और ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर। और ये एग्जाम में कब आया था, ये एग्जाम में 2020 में एग्जाम में आया था, और भैया ये नीट का क्वेश्चन है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको फॉर्मूले को समझना है, फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, और उसके बाद आपको सॉल्व करना, और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाता है। समझ में आ रही बात ना, तो ये आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये इतना आपका कंप्लीट हो गया।